यहां बोला गया है कि लाभ और हानि का प्रतिशत समान है। आप मुझे बताइए, लाभ और हानि का प्रतिशत समान है या लाभ और हानि समान है? उन दोनों में खास अंतर नहीं है इस केस में। ये दो आपको अलग अलग क्या दे रखे हैं, क्रय मूल्य हैं या विक्रय मूल्य हैं? सर पता लग रहा है बेचकर, तो ये अलग अलग विक्रय मूल्य हैं। तो आप ये भली भांति परिचित है मेरे कॉन्सेप्ट से कि अगर क्रय मूल्य आपका एक एक्स है तो आप 18,000 में बेचने पर आपका लाभ 10,000 में बेचने पर आपकी हानि के बराबर होगा। यहां से आप 2x बराबर 28,000, x बराबर आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 14,000 प्रत्येक वस्तु का। 50% के लाभ पर आप बेचेंगे तो हम ये जानते हैं कि 14,000 में अगर 50% का लाभ हो रहा है यानी कि 150/100 या 3/2, 21,000 आपका सही आंसर होगा। तो आपको आता था, लेकिन आप क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बना दिया, यानी कि अर्धगोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर कर दो। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो आर का क्यूब यानी कि 30 इंटू 30 इंटू 30 बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। एच जो कि निकालना है आपको, एच आपको पता है 180। अब मुझे पता है पाई से पाई कटेगा, 3 से कटेगा 10 बार, 10 से कटेगा 0, 2 से कटेगा 9 और आर बराबर निकल कर आ जाएगा यहां से 10, क्योंकि 3 तिया 9 से 9 कट जाएगा, यहां 100 बचेगा तो आर बराबर आ गया 10। आपसे पूछा गया है व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो डायमीटर हो जाएगा 20। इति सिद्धम। मैंने जो समय दिया क्या वह केवल ए बी सी एक काम को 400, 600 और 900 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया। 400 दिन, 600 दिन और 900 दिन। आप टोटल वर्क क्या मानेंगे? आप इन डेज का एक ऐसी एलसीएम मानेंगे जिनसे कि ये 400, 600, 900 कट जाए। आपने कहा 3600, तो व्हाट वे आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? प्लस का 9, प्लस का 6 एंड प्लस का 4। यहां तक आपको किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए था यहां तक। अब मैं आगे की चर्चा करता हूं। यदि काम ए स्टार्ट कर रहा है और उसे क्रमशः प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन बी और सी की सहायता प्रदान की गई। मेरी बात को सुनना, यानी कि प्रत्येक दूसरे और तीसरे दिन, यानी कि पहले दिन क्या हो रहा है? पहले दिन अकेला है, पहले दिन अकेला ए है। अब दूसरे दिन ए और बी आ रहे हैं साथ में, और तीसरे दिन ए और सी आ रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? पढ़ो, अगर नहीं हुई क्लियर तो एक बार और पढ़ लो, क्योंकि फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर आप पीछे पूछते रह जाओगे मेरे से। पढ़ो पहले, और वो लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, हिंदी मीडियम से पढ़ें। अच्छा, इस लैंग्वेज का ये मतलब होता है सर। आप पढ़ें, क्योंकि देखो मैं तो समझा दूंगा, फिर दिक्कत कहां अटकी हुई है आपके साथ, आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तो आप क्वेश्चन पढ़ें पहले। है ना? मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार देखो, ये आपने निकाल लिया। बोला गया है कि ए स्टार्ट करता है, लेकिन हर दूसरे दिन और तीसरे दिन रेस्पेक्टिवली बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है। यानी कि बी और सी एज ए गेस्ट हैं। पहले दिन तो अकेला काम करेगा, दूसरे दिन ए और बी दोनों आएंगे, फिर बी चला जाएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, चलिए, यहां हमसे बात की गई है कि ए और बी कितना काम करेंगे? 15, और ए और सी कितना करेंगे? 13। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? तो आप मुझे बताइए 3 दिन में कितना यूनिट वर्क हो जाएगा? तो 28 और 9 37 यूनिट। एनी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों? नो सर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी
क्या आपको कोई घटाने की आवश्यकता है? नहीं है। मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, क्योंकि सर मंकी कंसेप्ट यहां लगता ही नहीं है, बिकॉज कोई निकालने वाली पाइप ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे फिल करने वाले हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको 37 यूनिट यहां पर है ना, तो 3600 के करीब पहुंचने के लिए आप खुद बताएं कि लगभग आप किसका गुणा करें। मैं यहां पर 100 का गुणा नहीं कर सकता, नहीं तो 3700 हो जाएगा। सोचो ना, आप उस तरह से सोच लो ना एक बार। मैं 100 का गुणा नहीं कर सकता, 3700 हो जाएगा, मुझे थोड़ा बैक होना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 37 का मल्टीपल है ना, तो यानी कि मुझे आई थिंक 97 या 98 का मल्टीप्लाई करना पड़े। तो मैंने देखा, आपको यही चेक करना है कि आप इसके करीब पहुंचो, बस, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। आप ये खुद देखिए, अगर आप इसके करीब पहुंचना चाहते हो, या फिर आप ऐसा कर लो, 3600 को 37 से डिवाइड कर दो। 3 डे कैसे? अरे पहले दिन तो अकेला ए कर रहा है, दूसरे दिन ए और बी कर रहे हैं, तीसरे दिन ए और सी कर रहे हैं, तो 3 दिन आ गए ना। ये तो क्लियर है ना? 3 डे क्या कर रहा है यहां पर? 3 डे बता रहा है। ठीक है, चलो, तो लगभग कितना आ रहा है मल्टीपल, चेक करना जरा। 97 आ रहा है, वेरी गुड, अप्रोक्स ही आएगा आंसर तो। हाँ, 97 आ रहा है, तो अब 97 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है माय डियर? 97 का मल्टीप्लाई करेंगे, और या फिर मैं पूरा पूरा डिवाइड कर देता हूं, 3600 का 37 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो लगभग 97.29 आ रहा है, और उसका 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 291.89 आ रहा है। तो काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो आपका आंसर आएगा 292 में। जानते हो ना कि tan जो है वह cot का इनवर्सली होता है, tan बराबर 1/cot होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि उल्टा ही होते हैं आपस में। तो अगर ये x मान लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x बराबर 5। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x² प्लस 1/x² की। तो अगर a प्लस 1/a बराबर p होता है, तो a² प्लस 1/a² बराबर होता है p² - 2। तो एक तो ये तरीका है, चलो सर ये नहीं पता था हमें। दूसरा तरीका, अगर आपको a प्लस b पता है कि a प्लस b बराबर आपका 5 है, और आपको a² प्लस b² निकालना है, तो आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इससे तो कर सकते हो। 2ab बराबर 25, और यहां हम जानते हैं कि a इंटू बी 1 होता है, तो आंसर 23 आएगा। तो मैंने दोनों तरीके से बता, एक 150 मीटर ऊंची एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण। मैं पहली इस लाइन को पढ़कर मैं ये देखना चाहता हूं कि आप खुद बता दें मुझे कि ए बड़ी है या बी। क्वेश्चन सुनना, पहले इस क्वेश्चन को पढ़कर आप मुझे बताएं, ए बड़ी है या बी बड़ी है। कैसे पता चला सर आपको? पढ़ो क्वेश्चन कि 150 मीटर ऊंची एक इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी का उन्नयन कोण, यानी कि इमारत बी ऊपर है तभी तो उन्नयन कोण है। कितना है भैया? 45 डिग्री। वेल डन, वेल डन, लॉजिकल बात है। और ये 150 मीटर है, तो ये वाला हिस्सा भी 150 ही होगा, लॉजिकल बात है। आप में से यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना भैया? गुरुजी नहीं आई। चलिए आगे हम बात करते हैं, इमारत बी के पाद का अवनमन कोण, कहां से? यहां से। अब पाद तो नीचे है, यहां पर आपका अवनमन कोण होगा तो ऐसे होगा, ये कितना है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, राइट? क्यों? अल्टरनेटिव एंगल। अब डायग्राम फिक्स बन गया, मजेदार। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब कुछ भी कठिन नहीं है यहां पर। कैसे सर? 30 डिग्री के सामने अगर 150 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? धरातल की आ जाएगी दूरी, 150 √3 आपने बताया था, √3 गुना होता है। अगर ये √3 गुना है तो यानी कि ये वाला भी 150 √3 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके समांतर है ना, तो 45 के सामने ये है तो ये भी 150 √3 ही होगा।
तो 150 प्लस 150 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। ठीक है, 10 मीटर किनारे के वाले 10 मीटर के किनारे वाले वर्ग कक्ष के केंद्र में टर्की कालीन का एक वर्ग है। आप फील कर सकते हो क्या मेरे साथ, अगर मैं आपको फील कराना चाहूं तो फील कर सकते हो? भाई एक तरीके का हमारा वर्गाकार कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। अब कमरे के बीचों बीच केंद्र पर आपने बढ़िया वाला एक कालीन बिछाया है, कालीन भैया नहीं कालीन, ऐसा होता है ना कि अपन जब कोई भी अपन चौक होता है, चौक में बीचों बीच आपने कालीन बिछा दिया, ठीक है माय डियर, कोई दिक्कत? 10 मीटर के किनारे वाले, यानी कि आपकी जो बाहर वाला जो कमरा है उसकी डायमेंशन कितनी है? 10 है, यानी कि वर्गाकार जो कमरा है उसकी डायमेंशन तो 10 है सर, आपने जैसा कि कहा है हमसे। कोई दिक्कत? अभी देखो चिल मारो, अभी आप सीख रहे हो है ना। चलो अब क्या बोला गया है, वर्ग है, बाकी का फर्श तेल के कपड़े से ढका है, यानी कि ये तो आपका एक कालीन बिछा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, ये तो आपने कालीन बिछा रखा है, आपको फील करना होगा माय डियर, अन्यथा आप फिर समझ नहीं पाओगे ना। ये तो कालीन है बीचों बीच में सेंटर पर, बिल्कुल रास्ते वाला कंसेप्ट ही है। और बाकी पर क्या हुआ है, बाकी पर तेल है, तेल का कपड़ा है ना, ऑयल क्लॉथ है, ये पूरा ऑयल क्लॉथ है बाकी रास्ते पर, ठीक है। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं, क्योंकि ऐसा समझ लिया तो शायद आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी माय डियर। चलो ठीक है, ऑयल क्लॉथ मैंने बिछा रखा है। कालीन और तेल के कपड़े की कीमत, कालीन और तेल के कपड़े की कीमत, यानी कि कालीन तो 15 रुपए के हिसाब से है, और तेल का कपड़ा क्या हिसाब से है, कालीन तो 15 रुपए के हिसाब से चल रही है और तेल का कपड़ा 6.5 के हिसाब से पर वर्ग मीटर स्क्वायर। तो कालीन और तेल के कपड़े की कुल कीमत इतने रुपए है माय डियर, कुल इतने रुपए है। तो तेल के कपड़े की चौड़ाई क्या है आपको ये पूछा गया है। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अभी आराम से सीखते हैं, क्योंकि सीख जाओगे तो काम हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर टर्की की जो कालीन थी उसकी भुजा ए है, तो ये वर्गाकार है ना, वर्गाकार है या नहीं है? आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये अगर वर्गाकार है तो पूरा कमरे का एरिया कितना है? 100, 10 का स्क्वायर। और टर्की की कालीन अगर मैं घटा दूं भुजा स्क्वायर, तो ये जो एरिया होगा ऑयल क्लॉथ का होगा, ऑयल क्लॉथ का होगा। रोहित सामने ध्यान दो, अगर आप कमेंट में ये लिखने की कोशिश करोगे कि कंफ्यूज्ड, तो जो समझा रहा हूं ना वो वेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, फिर आप डबल कंफ्यूज हो जाओगे। यहां तक अभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा कि आपको समझ में ना आए, पता है, लेकिन फिर भी आप अगर ये सोच ही रख बैठे हो कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो ये सीखना ही नहीं है, तो मैं क्या, खुद आप अगर चाहो ना तो भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं तो बस सिखा रहा हूं, मैं तो एक निमित्त मात्र आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, लेकिन मैं कोशिश अच्छी कर रहा हूं, इसलिए आप चुपचाप पढ़ लें, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि 100 माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जो ये हिस्सा है ये ऑयल क्लॉथ का ही होगा, क्योंकि कालीन का तो एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, और 100 पूरे का है, एक कमरे की तरह परसेप्शन बना लो, ठीक है सर। और इसका खर्चा कितना आ रहा है, 100 माइनस ए स्क्वायर एरिया का 13/2 से गुणा कर दूं, यही खर्चा है, बोलो। और कहां से आया खर्चा, प्लस 15 ए स्क्वायर, बोलो क्यों, क्योंकि अंदर वाली जो कारपेट है जो बीचों बीच है उसका एरिया तो ए स्क्वायर है, लेकिन भाव तो 15 रुपए के हिसाब से है। तो क्या ये टोटल अपना 13/2 से, क्यों सर, क्योंकि यार मैं बेवकूफ हूं इसीलिए, और आप नहीं हो। 6.5 को 13/2 लिख दिया, तो आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? मतलब ये 50 बार, ये स्टूडेंट मेरे से पहली बार पढ़ते हैं, पता नहीं क्या है, वे कह रहा क्यों लिखा।
अरे 6.5 अच्छा लगता क्या भाई? 13/2 कम से कम अच्छा तो लग रहा है। चलो आइए, तो ये टोटल क्या है? खर्चा ही तो है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1338.5 के। बहुत प्यारा प्रश्न है यार। और अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व करूंगा इसको मैं। तो 100 माइनस ए स्क्वायर इंटू 13 प्लस 15 ए स्क्वायर बराबर 1338.5, सॉरी 30 ए स्क्वायर 1338.5 इंटू 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1300, 2600, 38, 76 और एक 77, यानी कि 2677। और ये कितना होगा? 100 प्लस 20, 20 नहीं 17 ए स्क्वायर। तो 17 ए स्क्वायर बराबर 2577। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? ए स्क्वायर बराबर आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 17 से काटेंगे गुरुजी, कोई दिक्कत तो हुई है? गड़बड़ कर दी क्या? 1300, 1300, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1300 होगा ना? हाँ, इसमें 1300 घटाइए। 1300 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1300 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 1277। और अब काट के देखिए जरा कितना आ रहा है, देख लो ना। 1377 आएगा। तो 17 से अगर काटते हैं 81 आएगा। तो ए बराबर आ गया 9। ए बराबर अगर आपका 9 आ गया तो क्या होगा आंसर? क्या पूछा गया है? तेल के कपड़े की चौड़ाई कितनी है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि आपसे मैं कहना चाहता हूं तेल के कपड़े की चौड़ाई, यानी कि जो हमारी फर्श थी, पूरा का पूरा जो कालीन था, उसकी भुजा कितनी थी डियर? उसकी भुजा कितनी थी? उसकी भुजा थी 10। और सेंटर में जो बिछा हुआ है बीचों बीच, उसकी भुजा आपने कितनी मानी थी? ए, है ना? उसकी भुजा कितनी मानी थी? ए। ए आपका आ गया 9। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 1। ठीक है ना? 1 होगी। लेकिन आपसे चौड़ाई पूछी गई है तो 1 नहीं, आधी आधी होगी। ठीक है, ध्यान रखना। एक तरफ की होती है एक, तो कि 343 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन के दो घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। 343 यानी कि दोनों घनों की भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 7। यानी कि 7 सेंटीमीटर वाला दो घन आपस में अगर सटा दिए जाएं, तो हमेशा किसी भी घन को अगर सटाते हो तो क्या चेंज होती है? केवल उसकी लंबाई चेंज होती है सर। 7 और 7 14। बाकी घनाभ बनने के बाद लंबाई चेंज होती है, चौड़ाई वही रहती है और ऊंचाई भी वही रहती है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणा 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 7 7 49 और 14 सत्ते 98 क्या होता है सर? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ये। अब देखो जरा, 9 और 8 17। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, कोई इशू तो नहीं है ना? 9 और 9 18, 8 और 8 16, है ना? कोई इशू तो नहीं है ना यहां तक? नहीं। तो अब यूनिट डिजिट आप देख सकते हो, अगर आ रहा है तो 5 दूनी 10 जीरो वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ये क्वेश्चन, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा। फिर हम और कुछ तरीका देखेंगे इसका। मैंने मान लिया उसका वेतन x रुपए है। सुनना, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका वेतन x है, तो उसने अपना खर्चा कितना कर दिया फूड पर? अगर मैं उसके खाने पर खर्चा पूछूं तो आप कहोगे सर 33x/100। और हम जो रेशो से करेंगे ना, साइड में 100 भी मान लो आप, तो और दूसरा तरीका भी साइड में चलता रहेगा। तो अगर आप इसको 100 मानते हो तो इसको आप मान लो 33। चलिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहां तक चलता रहेगा सारा काम। ठीक है ना, साइड की साइड में। हाँ, तो आगे हम बात करना चाहते हैं कि उसकी आय, है ना, उसकी आय 1000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, लेकिन खाद्य पदार्थों पर खर्च नहीं बढ़ाया उसने। यानी कि अब उसकी आय कितनी हो गई? x प्लस 1000
गलत कह रहा हूं क्या? और ये जो आय है, बढ़ी हुई आय का 27% तक गिर गया, यानी कि ये जो 33% था ना, अब वो 27% रह गया खर्चा, बस। और यही खर्चा है, क्या पहले वाले के बराबर है? यस, बोलो। वेरी इजी, क्वेश्चन की समझने समझने की बात है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, और अब इसका डायरेक्ट तरीका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप जानते हैं। 3 से काटा 11 बार, 3 से काटा 9 बार, 9x प्लस 9000 बराबर 11x, और 2x बराबर 9000, और x बराबर 4500। अब लीजिए 11/16 निवासियों के पास खुद की कारें हैं, और भाई जिनकी कारें हैं वही पार्क लगाएंगे, तो आप जितना टोटल निवासी कितने हैं? 16। अगर आपके 16 फैमिली हैं वहां पर हाउसिंग सोसाइटी में, तो उनके में से 11 के पास कार है, 11 के पास ही कार है। ये बात क्लियर हो रही है ना? 16 अगर घर हैं तो उनमें से 11 के पास ही कार है डियर, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है। मेरी बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? बस ऐसे ही चल रहा है सब, ठीक है? चलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20/33 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग की जगह खरीदी है। मतलब उन्होंने, होता है ना कि एक सोसाइटी में कुछ ज्यादा पे करते हैं, जिनको ज्यादा फ्लैट का पैसा देना पड़ता है, तो उनको बेसमेंट पार्किंग मिलती है। और जो लोग बेचारे कहते हैं कि भाई हाँ हम एडजस्ट कर लेंगे, 2-4 लाख रुपए सस्ता फ्लैट दे दो आप हमें, हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना, हम बाहर खड़ा कर देंगे, ठीक है? तो वही वाली बात हो गई, यहां पर भी वही काम हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 20/33 यहां पर दे रखा है, तो क्या मैं इसका कह सकता हूं? घटाओ घटाओ घटाओ, डायरेक्टली बताओ। 20/33 है तो क्या होगा? 13/33। वेरी गुड। क्या ये 130 के बराबर है? अरे लो, हाँ सर, दिक्कत क्या है बताओ आपको? 13 से काटा मैंने इसको 10 बार, 11 से काटा मैंने इसको 3 बार, 1 रेशो बराबर 30 आ गया, और 16 रेशो की वैल्यू निकालनी है 480। मजा आया? किसी सामान्य अष्टकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। मैं तो हमेशा से दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं, और आपको भी सिखाना चाहूंगा कि यार 360 बटे आप पहले 8 करो। क्यों? ये एक्सटर्नल एंगल निकल जाएगा ना, तो जो भी आएगा उसको 180 में से घटा दो। कितनी बढ़िया बात है यार। मतलब एक्सटर्नल एंगल ने कितना हमें सुकून दे रखा है, 45 डिग्री आया। 45 डिग्री अगर एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल अगर 45 है तो इंटरनल कितना होगा? 180 बनाने के लिए 135, ठीक है? 135 होगा 135। तो ये क्या है? ब्याज है, प्रिंसिपल है, या अमाउंट है? पढ़कर बताओ। अमाउंट है, वेरी गुड। रेट अगर 8% है, तो रेट 8% को दिमाग में ही फ्रैक्शन में करके बताओ। 4 दूनी 8, 4 बराबर 1/25, 2/25, यानी कि 25 से 27 एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 25 से 27। क्यों लगाऊंगा सक्सेसिव? क्योंकि सर सबसे अच्छा आपको यही लग रहा है। तो 729 बराबर 729 00, 1 बराबर 100, यानी कि आपने 62,500 रुपए इन्वेस्ट किए थे। बीसी आपका एक चाप है, एओसी आपको दे रखा है, एसीडी आपको निकालना है। मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूं आपको हमेशा से। आपको मैंने बताया एसीडी आपको निकालना है, यानी कि आपको एसीडी ये वाला एंगल निकालना है। आप हमें एक चीज बता सकते हैं क्या, कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा? आप ये जानते हैं, ये वाला जो आपका एंगल है, आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और ये एंगल क्या होगा? जब किसी एसी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है 59। तो आपके लिए ये कौन सी थ्योरम हो गई सर कि ये 59 हो गया? इसको कहते हैं अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ये तगड़ी थ्योरम है डियर। मतलब मैं कहता हूं ना, अभी तक की सबसे ज्यादा पेपरों में
पूछी जाने वाली सबसे अच्छी थ्योरमों में से एक है ये। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जिंदाबाद। कैसे सर? कॉस ऊपर है ना, तो कॉस ऊपर ही रहेगा, यानी कि कॉट बराबर 8+1 और 8-1। सर 1 कहां से आया? अपॉन में है ना, तो 9/7। बाइक का सूची मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है। सूची मूल्य क्या होता है बताइए? मार्क प्राइस। और 15% अधिक है, यानी कि कितना होगा? 20 से 23। यानी कि ये आपका सीपी है, तो ये आपका एसपी है, यानी एमपी है। अब एमपी पर आप 20% की छूट दे रहे हो। छूट का मतलब 5 से 4, यानी कि ये आपका एमपी है, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। तो विक्रेता के हानि या लाभ को बताओ, तो क्या बराबर करोगे? एमपी को। तो 100 आपका सीपीए 92 में बेच रहे हो, तो 8% का लॉस हो रहा है, साफ साफ नगद। क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सही पकड़े हैं कुछ लोग कि यहाँ 4 का मल्टीपल तो बेशक होना ही जरूरी है, और ए प्लस बी क्या आएगा वो निकालना जरूरी है। तो 8√6 ही आपका राइट आंसर होगा, ये अच्छी बात है। इसको कहते हैं हैक। ठीक है, चलिए, है ना, इसको कहते हैं हैक। लेकिन करें कैसे? तो पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए, कैसे करेंगे माय डियर? आइए। तो आपके सामने सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहां मैंने लगाया तो मैंने देखो कितना पाया, 4 चौक 16 चौके 64। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 88 माइनस 3ab और a माइनस बी की वैल्यू 4। यहां से मैं देख रहा हूं 12ab बराबर, यहां कितना आएगा? 12ab बराबर मेरे पास निकल कर आ रहा है कितना? 24। ab बराबर निकल कर आ गया 2। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको अच्छा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक चीज मुझे पता है, उसका मैं उपयोग करूंगा। क्या सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये मेरे जहन और दिल में बैठ चुकी है चीज, और इसका मैं बहुत उपयोग करना जानता भी हूं a प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, 4 दूनी 8 और a माइनस बी का 16। 16 और 8 24। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, यानी कि 2√3। तो a प्लस बी आपका कितना आ गया? 2√3। अब तो गुणा कर लो, a माइनस बी 4 है और ये 2√3 है, तो आंसर कितना आ गया? नहीं, 2√6 आएगा। तो 2√6, 8√6 आंसर आ गया। मजा आया?